Good day to all of you students. Today I shall teach you class 9 civics lesson 1. Name of the chapter is Democracy in the Contemporary World and it's a part 4th of this chapter. Student, our 4th part starts from here. Lesson number 1. Name of the chapter is Democracy in the Contemporary World. As you can see, by 1900 New Zealand was the only country where every adult had voting right. कहते आपने जैसे देख सकते हैं कि 1900 में क्या हुआ स्टूडेंट, न्यूजीलैंड वाज द ओनली कंट्री। 1900 में क्या था, न्यूजीलैंड ही एक ऐसा देश था जहाँ पे हर अडल्ट को जो है वोट का राइट था, वोट डालने का अधिकार था। बट इफ़ यू गो बैक टू द मैप यू कैन सी मैनी अदर कंट्रीज। परंतु अगर आप मैप देखें तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिनको डेमोक्रेसी मार्क किया हुआ है 20th सेंचुरी में। हम 20वीं शताब्दी की बात करें तो 20वीं शताब्दी में जो है बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जिनको जो है डेमोक्रेसी हमने बोला हुआ डेमोक्रेसी मार्क किया गया है। दीज कंट्री हेड बाय देन गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल। दीज कंट्रीज हेड बाय देन गवर्नमेंट्स इलेक्टेड बाय सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ पीपल। कहते वो जो उस समय गवर्नमेंट थी वो लोगों ने ही चुनी थी, बहुत सारे लोगों ने। मोस्टली मैन हैड ग्रांटेड पॉलिटिकल फ्रीडम इन सम मेजर्स। मोस्टली जो है ज़्यादा क्या था, मैन एंड हैड ग्रांटेड पॉलिटिकल फ्रीडम इन सम मेजर, और पॉलिटिकल आज़ादी जो है दी गई थी। अर्ली डेमोक्रेसी वर एस्टेब्लिश्ड इन यूरोप, और पहले जो है बहुत पहले जो है डेमोक्रेसी कहाँ थी स्टूडेंट, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में और लैटिन अमेरिका में। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म, कि कॉलोनियलिज्म का एंड कैसे हुआ। कॉलोनियलिज्म होता है, कॉलोनीज होता है जब कोई दूसरा देश जो है किसी कंट्री को जो है डोमिनेट करता है, कंट्रोल करता है। फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम मोस्ट कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका वर कॉलोनीज अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूरोपियन नेशन। कहते बहुत लंबे टाइम तक क्या हुआ, बहुत सारे देश ऐसे थे जो एशिया और अफ्रीका के थे, वो कॉलोनीज थी अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूरोपियन नेशन। यूरोपियन नेशन जो है उसको कंट्रोल करती थी। जब किसी टेरिटरीज को जो है वो कोई दूसरा स्टेट जो है, कोई दूसरा नेशन उसको कंट्रोल करता है तो उसको कॉलोनीज कहते हैं। पीपल ऑफ कॉलोनाइज कंट्रीज हैड टू वेज स्ट्रगल टू अचीव इंडिपेंडेंस, और पीपल ऑफ द कॉलोनाइज कंट्रीज, जो कॉलोनाइज कंट्री थी जिनके ऊपर दूसरों का शासन था, उनको जो है स्ट्रगल करना पड़ा अचीव इंडिपेंडेंस, आज़ादी को हासिल करने के लिए। दे नॉट ओनली वांटेड टू गेट रिड ऑफ देयर कॉलोनियल मास्टर, वो सिर्फ इतना ही नहीं कि वो कॉलोनियल मास्टर से आज़ादी चाहते थे, वो और भी चाहते थे, बट आल्सो विश टू चूज देयर फ्यूचर लीडर। वो ये भी चाहते थे कि हम अपने लीडर को जो है खुद चुन सकें। एक तो वो चाहते थे कि उनसे हमारा पीछा छूट जाए, और दूसरा वो चाहते थे कि हमारा लीडर जो है हम चुन सकें। आवर कंट्री वाज वन ऑफ द फ्यू कॉलोनीज, कहते हैं आप जानते हैं, वी ऑल नो दैट इंडिया, हमारा भारत भी जो क्या था, एक बार क्या था, वाज वन ऑफ द फ्यू कॉलोनीज, उन कॉलोनीज में से एक था, वेयर पीपल कैरिड इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू लिबरेट द कंट्री फ्रॉम द कॉलोनियल रूल, और जहाँ पे जो है लोगों ने स्ट्रगल किया लिबरेट करने के लिए, आज़ाद करने के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए संघर्ष किया फ्रॉम द कॉलोनियल रूल से जो है अपने आप को आज़ादी पाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। मैनी ऑफ दीज कंट्रीज बिकेम डेमोक्रेसी, बहुत सारे कंट्रीज जो क्या वो डेमोक्रेसी बने इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार इन 1945। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ स्टूडेंट 1945 में, उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जो आज़ाद हो गई थी, जहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई थी। इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस इन 1947। स्टूडेंट, भारत आज़ाद हुआ 1947 में, एंड एम्बार्क्ड ऑन इट्स जर्नी टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ फ्रॉम ए सब्जेक्ट कंट्री टू ए डेमोक्रेसी, एंड एम्बार्क ऑन इट्स जर्नी टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ फ्रॉम ए सब्जेक्ट कंट्री टू ए डेमोक्रेसी। और इसने क्या किया, 1947 में आज़ाद हुआ और उसके बाद जो ये डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। इट कंटिन्यूज टू बी ए डेमोक्रेटिक, और ये लगातार अब तक जो है डेमोक्रेटिक कंट्री ही रहा है। स्टूडेंट, मोस्ट फॉर्मर कॉलोनीज डिड नॉट हैव सच ए गुड एक्सपीरियंस। कहते बहुत पहले जो है मोस्ट फॉर्मर कॉलोनीज डिड नॉट, बहुत सारे पहले जो है कॉलोनीज ऐसे थी जिनको ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। तो हम पहले क्या लेंगे, द केस ऑफ द घाना। हम पहले घाना जो है एक कंट्री है वेस्टर्न अफ्रीका में, घाना एक कंट्री है वेस्टर्न अफ्रीका में, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, इसका एग्जांपल लेंगे। इलस्ट्रेट द मोर कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ फॉर्मर कॉलोनीज, कहते हैं इसने भी जो क्या पहले क्या एक्सपीरियंस किया है, फॉर्मर कॉलोनीज था ये भी। घाना यूज्ड टू बी ए ब्रिटिश कॉलोनी नेम्ड गोल्ड कोस्ट,
और घाना जो है एक ब्रिटिश कॉलोनी होता था और इसका नाम था गोल्ड कोस्ट था। इट बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1957 और घाना को आज़ादी कब मिली स्टूडेंट? 1957 में, 57 में। इट वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज इन अफ्रीका। इट वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज इन अफ्रीका। अफ्रीका में ये पहला जो था कंट्री था टू गेन इंडिपेंडेंस, जिसको आज़ादी मिली। इट इंस्पायर्ड अदर अफ्रीकन कंट्रीज़ और इससे प्रेरणा मिली, दूसरों को भी इसने प्रेरित किया अफ्रीकन कंट्रीज़ को कि वो भी स्ट्रगल करें आज़ादी के लिए। क्वामे एनक्रुमा, प्रोनाउंस्ड एनक्रुमा, सन ऑफ स्टूडेंट। एनक्रुमा कौन था? सन ऑफ गोल्डस्मिथ, एक गोल्डस्मिथ का बेटा था, सुनहरे का बेटा था। एंड हिमसेल्फ ए टीचर, और वो जो एनक्रुमा जो था वो खुद टीचर था और उसका फादर था गोल्डस्मिथ, एक सुनार का काम करते थे। वाज एक्टिव इन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ हिज कंट्री, और वो जो है उसने पार्टिसिपेट किया था अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, उसने संघर्ष में जो है पार्टिसिपेट किया, एक्टिव था उसमें। आफ्टर इंडिपेंडेंस एनक्रुमा बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, और जब देश आज़ाद हुआ तो एनक्रुमा जो है वो वहाँ का पहला प्राइम मिनिस्टर बना और उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट बन गया घाना का। और वो कौन थे? ही वॉज ए फ्रेंड ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के दोस्त थे। एंड एन इंस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेसी इन अफ्रीका, और अफ्रीका में जो थे वो लोग जो हैं वहाँ पे जो है इनसे बहुत प्रेरित थे, प्रेरणा लेते थे। बट अनलाइक नेहरू ही गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड, परंतु कहते नेहरू की तरह नहीं, ही गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर लाइफ, उसने अपने आप को पूरी ज़िंदगी के लिए जो है एक प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। सून आफ्टर, और उसके बाद ही क्या हुआ स्टूडेंट? इन 1966, 1966 में क्या हुआ? ही वॉज ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री, मिलिट्री ने उसको हटा दिया। लाइक घाना, मोस्ट कंट्रीज दैट बिकेम डेमोक्रेसी आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस, और घाना की तरह बहुत सारे और भी कंट्री थे जो डेमोक्रेसी बने आज़ादी के बाद में। हैड ए मिक्स रिकॉर्ड, ऐसे जो हैं बहुत सारे मिक्स रिकॉर्ड हैं। दे कुड नॉट रिमेन डेमोक्रेसी फॉर लॉन्ग, कहते वो डेमोक्रेटिक भी हो गए, आज़ाद भी हो गए, लेकिन एक लंबे टाइम के लिए जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं रहे। सो दिस वाज द केस ऑफ द घाना स्टूडेंट। ये हमने घाना के केस के बारे में पढ़ा और उसके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है एनक्रुमा के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट अब नेक्स्ट पॉइंट इज रिसेंट फेज, कि आज का फेज क्या है, आज की रिपोर्ट क्या है। द नेक्स्ट बिग पुश टुवर्ड्स द डेमोक्रेसी केम आफ्टर 1980, कहते जो दोबारा जो है डेमोक्रेसी का जो है पुश आया कि वो क्या था? 1980, 1980 के बाद में हमने डेमोक्रेसी को क्या देखा? एज डेमोक्रेसी रिवाइव्ड इन सेवरल कंट्रीज ऑफ लैटिन अमेरिका, हम ये देखते हैं कि डेमोक्रेसी जो है दोबारा से फिर से आई सेवरल कंट्री में। कहाँ पे? लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी दोबारा से आई। कब? 1980 के बाद में। द डिसइंटेग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, डिसइंटेग्रेशन होता है जब एकता ख़त्म हो जाती है, यूनिटी नहीं रहती है। द डिसइंटेग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन एक्सेलरेटेड दिस प्रोसेस, और कहते ये जो डिसइंटेग्रेशन क्या हुआ सोवियत यूनियन में जो है ये प्रोसेस शुरू हुआ। फ्रॉम द स्टोरी ऑफ द पोलैंड वी नो that the then Soviet Union controlled many of its neighboring communist country in the Eastern Europe. स्टूडेंट जब हमने स्टोरी पढ़ी थी, पोलैंड के बारे में पढ़ा था, तो हमने क्या वो देखा था कि जो सोवियत यूनियन थी वो कंट्रोल करती थी, किसको कंट्रोल करती थी? कम्युनिस्ट कंट्री इन द ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप में जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थी उनके ऊपर कंट्रोल करती थी। पोलैंड एंड सेवरल अदर कंट्रीज बिकेम फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द सोवियत यूनियन, और फिर पोलैंड भी और जो दूसरे देश भी थे वो उनके सोवियत यूनियन के कंट्रोल से मुक्त हो गए थे। कब? 1989 और 1990 में। 1989 और 90 में जो है वो लोग जो देश थे वो मुक्त हो गए थे सोवियत कंट्रोल से। उससे पहले जो है सोवियत जो है उसको जो है सोवियत यूनियन कंट्रोल करता था बहुत सारी कंट्रीज़ को। दे चूज़ टू बिकम डेमोक्रेसी, और उन्होंने कंट्रीज़ ने क्या सोचा कि हम जो है डेमोक्रेसी लाएंगे। फाइनली द सोवियत यूनियन इटसेल्फ ब्रोक डाउन, और आखिर में क्या हुआ स्टूडेंट? सोवियत यूनियन खुद ही जो है ब्रोक डाउन हो गया। इन 1991 में जो है खुद ही ख़त्म हो गया, खुद ही टूट गया। द सोवियत यूनियन क्या था? कंप्राइज्ड 15 रिपब्लिक्स, सोवियत यूनियन जो था इसमें 15 रिपब्लिक्स थे स्टूडेंट। ऑल द कॉन्स्टिट्यूट रिपब्लिक अमर्ज्ड एज इंडिपेंडेंट कंट्री, और ये जितने 15 रिपब्लिक थे सब अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री मानते थे। मोस्ट ऑफ देम बिकेम डेमोक्रेसी, और उसमें से बहुत सारे तो है डेमोक्रेटिक कंट्री बन गए। दस एंड ऑफ द सोवियत कंट्रोल ऑन द ईस्ट यूरोप एंड द ब्रेकअप ऑन द सोवियत यूनियन लेड टू बिग चेंज इन द पॉलिटिकल, कहते हैं दस एंड ऑफ द सोवियत, और जो एंड हुआ सोवियत का, जब सोवियत यूनियन में जो है एंड हो गया
उनमें डिसइंटीग्रेट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया ऑन द ईस्ट यूरोप एंड द ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन टू लेड टू ए बिग चेंज। तो उससे क्या हुआ, बहुत बड़ा एक चेंज आया। कहते हैं जब सोवियत यूनियन में जो है ब्रेक डाउन हुआ तो क्या हुआ स्टूडेंट, चेंज इन द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड का जो पॉलिटिकल मैप है ना, उसमें ही बदलाव आ गया था। इन दिस पीरियड मेजर चेंजेस आल्सो टुक प्लेस इन इंडियाज नेबरहुड। कहते इसी दौरान जो हम और भी क्या देखते हैं स्टूडेंट, कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मेड ट्रांजिशन फ्रॉम मैनी रूल टू डेमोक्रेसी इन 1990s। और 1990 में क्या हुआ कि जो बहुत सारे हमारे कंट्री थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो हमारे पड़ोसी देश हैं भारत के, इन्होंने भी क्या किया, आर्मी रूल से डेमोक्रेसी पे आ गई। पहले यहाँ पे आर्मी रूल था, मिलिट्री रूल था, और उसके बाद में क्या हुआ, डेमोक्रेसी आ गया 1990 में। इन नेपाल द किंग गेव अप द मैनी ऑफ हिज पावर टू बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल monarch टू बी गाइडेड बाय द इलेक्टेड लीडर्स। स्टूडेंट इन नेपाल में क्या हुआ, जो राजा था उसने अपनी बहुत सारी पावर को छोड़ दिया, गेव अप मैनी ऑफ हिज पावर्स टू बिकम ए, और उसने कहा कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होगा, मतलब राजा तो होगा लेकिन वो संविधान के अकॉर्डिंग काम करेगा, और संविधान के अकॉर्डिंग काम करेगा, और जो गाइडेड बाय द इलेक्टेड लीडर्स, और जो उसके इलेक्टेड लीडर्स उसको गाइड करेंगे उस हिसाब से जो है वो वहाँ पे रूलिंग करेगा। डेमोक्रेसी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होगा, राजा तो होगा लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग काम करेगा, अकॉर्डिंग टू लीडर्स काम करेगा। हाउएवर दीज चेंजेस वर नॉट परमानेंट, परंतु ये चेंजेस स्टूडेंट क्या थी, परमानेंट नहीं थी। इन 1999 में क्या हुआ स्टूडेंट, जनरल मुशर्रफ, पाकिस्तान में जो था जनरल मुशर्रफ, ब्रॉड बैक आर्मी रूल इन पाकिस्तान, वो दोबारा से मिलिट्री रूल ले आया। पहले डेमोक्रेसी थी, फिर दोबारा से उसने मिलिट्री रूल ले आया। और 2005 में क्या हुआ स्टूडेंट, द न्यू किंग ऑफ द नेपाल डिसमिस द इलेक्टेड गवर्नमेंट। जो नया राजा था नेपाल का, उसने जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको डिसमिस कर दिया और टुक बैक द पॉलिटिकल फ्रीडम, और सारी उसने जो पॉलिटिकल फ्रीडम थी वापस अपने हाथ में ले ली। दैट पीपल हैड वन इन द प्रीवियस डिकेड, जो लोगों ने अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम को वन किया था, अचीव किया था, हासिल किया था। और जब नया राजा आया, उसने सारी पावर जो थी, लोगों की इलेक्टेड पावर जो थी, वो सब डिसमिस कर ली और अपने तरीके से जो है वो काम करने लगा। स्टूडेंट, येट द ओवरऑल ट्रेंड इन दिस पीरियड पॉइंट्स टू मोर एंड मोर कंट्रीज टर्निंग इनटू डेमोक्रेसी। कहते हैं स्टूडेंट, अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो इस पीरियड में क्या हुआ, मोर एंड मोर कंट्रीज टर्निंग टू डेमोक्रेसी, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज जो है अपने आप को डेमोक्रेटिक बना रही थी। दिस फेज स्टिल कंटिन्यूज बाय 2005 तक स्टूडेंट क्या हुआ, 140 कंट्री वर होल्डिंग मल्टी पार्टी इलेक्शन, और 202 बाय 2005 तक जो है 140 कंट्रीज वर होल्डिंग मल्टी पार्टी इलेक्शन। और यहाँ पे मल्टी पार्टी इलेक्शन होता था, एक पार्टी नहीं थी इलेक्शन के लिए, बहुत सारी पार्टीज जो है इलेक्शन में खड़ी होती हैं। दिस नंबर वाज हायर देन एवर बिफोर, और ये नंबर जो है पॉलिटिकल पार्टी के नंबर है, हमेशा जो है पहले की बजाय जो आगे बढ़ते ही जाते हैं। मोर देन 80 प्रीवियसली नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव मेड सिग्निफिकेंटली एडवांस टुवर्ड द डेमोक्रेसी सिंस 1980। और 1980 से क्या हुआ स्टूडेंट, 1980 से क्या हुआ, 80 से ज़्यादा जो है नॉन डेमोक्रेटिक जो है वो एडवांस हो रही थी डेमोक्रेसी की तरफ, कि हमें जो है डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए। बट इवन टुडे देयर मैनी कंट्रीज, आज भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे देश हैं वेयर पीपल कैन नॉट एक्सप्रेस देयर ओपिनियन फ्रीली। आज भी जो है बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे लोग अपने विचारों को आज़ादी से बता ही नहीं सकते। दे स्टिल कैन नॉट इलेक्ट देयर लीडर। कहते आज भी है जो है बहुत सारे ऐसे लोग जगह है जहाँ पे जो है लोग अपने लीडर को चुन नहीं सकते। दे कैन नॉट टेक बिग डिसीजन, ना ही वो बड़ा डिसीजन ले सकते हैं अबाउट देयर प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइफ के बारे में। वन सच कंट्री, कहते एक कंट्री का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं म्यांमार, और प्रीवियसली नोन एज बर्मा, पहले इसको जो है बर्मा बोला जाता था। इट गेन्ड फ्रीडम फ्रॉम द कॉलोनियल रूल इन 1948 एंड बिकेम डेमोक्रेसी। जो बर्मा है, म्यांमार है, इसने क्या हुआ, आज़ादी इसको मिली कॉलोनियल रूल से। 1948 में ये देश आज़ाद हुआ और डेमोक्रेटिक बना। बट द डेमोक्रेटिक रूल एंडेड इन 1962। डेमोक्रेटिक तो बन गया लेकिन 1962 में फिर इसका जो है डेमोक्रेसी एंड हो गई विद ए मिलिट्री कूप, और मिलिट्री रूल आ गया वहाँ पे। इन 1990 में स्टूडेंट क्या हुआ, इलेक्शंस वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑलमोस्ट 30 ईयर्स। 1990 में 30 साल बाद फिर दोबारा से इलेक्शन हुए। द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी लेड बाय ऑंग सैन सू की, और जो है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी,
और वहाँ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी का जो लीडर था ओंग सैन सू की था। उसने क्या किया, वन द इलेक्शन में जीता। बट द मिलिट्री लीडर्स ऑफ म्यांमार रिफ्यूज टू स्टेप डाउन। लेकिन जो मिलिट्री लीडर थे ना म्यांमार के, उन्होंने कहा हम तो कदम पीछे नहीं करेंगे। डिड नॉट रिकॉग्नाइज द इलेक्शन रिजल्ट। वो कहते हम इलेक्शन के रिजल्ट को मान्यता ही नहीं देंगे, मानेंगे ही नहीं। इंस्टेड द मिलिट्री पुट द इलेक्टेड प्रो डेमोक्रेसी लीडर इंक्लूडिंग स्यू की अंडर हाउस अरेस्ट। और इसके बजाय क्या हुआ स्टूडेंट, इंस्टेड द मिलिट्री पुट द इलेक्टेड प्रो डेमोक्रेसी लीडर। इसकी बजाय कि मिलिट्री जो है उस लीडर को वहाँ पे उसको करे, इलेक्ट करे, सिलेक्ट करे उसको, उन्होंने क्या किया, जो सूकी था वो उसको अरेस्ट कर लिया। और जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे एक्यूज ऑफ इवन ऑफ द मोस्ट ट्रेवल ऑफेंस हैव बीन जेल्ड। और जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे उनकी छोटी सी ऑफेंस के ऊपर ही जो उनको जेल में डाल दिया गया। एनीवन कॉट पब्लिकली एयरिंग व्यूज। अगर वो किसी को देख लेते कि पब्लिकली जो है कोई एयरिंग यूज कर रहा है, कोई हवा में बातें कर रहा है, उड़ा रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है, इश्यूइंग स्टेटमेंट्स क्रिटिकल ऑफ द रिज्म कैन बी सेंटेंस अप टू 20 years प्रिजन। और अगर उन्हें पता चल जाए कि कोई वहाँ के बारे में, रिज्म के बारे में, राज्य के बारे में कोई बातें, अफवाहें फैला रहा है, तो उसको 20 साल के लिए जेल हो जाती थी। ड्यू टू द कॉर्से पॉलिसी ऑफ मिलिट्री रूल। कहते ये जो है एक मिलिट्री रूल की बहुत कॉर्से पॉलिसी थी, बहुत ही जो है गलत पॉलिसी थी। ड्यू टू द कॉर्से पॉलिसी ऑफ द मिलिट्री रूल्ड गवर्नमेंट इन म्यांमार अबाउट 6 to 10 lakh पीपल इन द कंट्री हैव बीन अपरूटेड फ्रॉम देयर होम्स। कहते मिलिट्री के जो उनके जो बिहेवियर था उससे क्या हुआ स्टूडेंट, 6 से 10 लाख लोग जो थे देश के अंदर वो अपरूटेड फ्रॉम देयर होम्स, घर से बेघर हो गए, एंड हैव टेकन शेल्टर्स एल्सवेयर, और किसी दूसरी जगह पे उनको रहना पड़ा। डिस्पाइट बीइंग अंडर हाउस अरेस्ट। कहते डिस्पाइट सूकी को जो है अरेस्ट कर लिया गया था और कंटिन्यू टू कैंपेन फॉर डेमोक्रेसी। वो फिर भी जो है लगातार ही वो इस कैंपेन में थे कि डेमोक्रेसी हासिल करके ही रहेंगे। अकॉर्डिंग टू हर, अकॉर्डिंग टू स्यूकी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट, द क्वेस्ट फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा इज द स्ट्रगल फॉर द पीपल टू लिव होल। और क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट, द क्वेस्ट फॉर द डेमोक्रेसी इन बर्मा। बर्मा में क्या डेमोक्रेसी का क्वेश्चन था स्टूडेंट, स्ट्रगल ऑफ द पीपल। लोगों का ये संघर्ष था कि वो जिंदगी जीना चाहते हैं, टू लिव होल, मीनिंगफुल लाइफ एज ए फ्री, और अपनी मीनिंगफुल लाइफ जो जीना चाहते थे एक आज़ाद होके, एक वो बराबर चाहते थे, इक्वल मेंबर ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी। वही चाहते थे कि हम वर्ल्ड कम्युनिटी के हम सब बराबर हैं। हर स्ट्रगल हैज़ वन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। और सूकी की जो स्ट्रगल थी वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है पहचानी गई। शी हैज़ आल्सो बीन अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज़। और सूकी को स्टूडेंट नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया। ये द पीपल इन द म्यांमार स्टिल स्ट्रगल टू एस्टेब्लिश ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन देयर कंट्री। आज भी लोग जो हैं म्यांमार में स्ट्रगल करते हैं कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपने देश में जो है एस्टेब्लिश कर सकें। स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू 4th part, and rest of the things I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand it. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.